कहानी की शुरुआत होती है फादर जोसेफ को दिखा के। फादर जोसेफ की ज़िंदगी बहुत सिंपल थी। वो एक चर्च चलाते थे और वहाँ के हेड पादरी थे। बचपन में उनका एक भाई था जिसका नाम था माइकल, और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अपने भाई के जाने के बाद जोसेफ ने ये तय किया कि वो पादरी बनेगा और आज वो एक चर्च चला रहा है। एक दिन फादर जोसेफ से मिलने के लिए उनके सुपीरियर आते हैं और उसके सुपीरियर फादर जोसेफ को एक लड़की की मेडिकल रिपोर्ट देते हैं जिसका नाम एमा है, और कहते हैं कि इस लड़की का दावा है कि इस लड़की के शरीर पर किसी डीमन का कब्जा है। इस लड़की का दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही वो इस शहर की है। एक फादर है जिनका नाम है फादर थियो, जो इस लड़की के अंदर से उस डीमन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फादर जोसेफ को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें एमा के पास जाना चाहिए और वो फादर थियो की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनके सुपीरियर उन्हें बताते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फादर थियो ने हमसे मदद मांगी है कि एमा का एक्सोर्सिज्म हम इसी चर्च में कर सकते हैं या नहीं, और मैंने उन्हें हाँ कह दिया है। आज रात एमा और फादर थियो यहाँ पहुँच जाएंगे। फादर जोसेफ अपने सुपीरियर को सलाह देते हैं कि एमा को किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, बट सुपीरियर रिप्लाई करते हैं कि ऑलरेडी डॉक्टर को दिखाया जा चुका है और किसी ने कुछ नहीं कहा, और वो अपने सुपीरियर की बात टाल नहीं पाते। रात होती है और एमा वहाँ पर आ जाती है, जो बहुत डरी हुई और कमज़ोर लग रही है, और एमा के साथ में फादर थियो भी है। फादर जोसेफ फादर थियो से मिलते हैं और उनसे बात करते हुए उन्हें भी डॉक्टर वाली सलाह देते हैं। फादर थियो जोसेफ की बात सुनते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, लेकिन एक हफ्ते तक तो हम अपना काम कर ही सकते हैं। अब फादर जोसेफ के पास हाँ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक्सोर्सिज्म से पहले फादर जोसेफ एमा के पास जाते हैं। एमा बहुत डरी हुई है। फादर जोसेफ उसे समझाते हैं और तसल्ली देते हैं। वो देखते हैं कि एमा के आसपास काफ़ी लेटर्स है। वो पूछते हैं ये किसके लेटर्स है। एमा उन्हें बताती है कि ये लेटर्स एमा ने खुद लिखे हैं अपनी माँ के लिए। फादर जोसेफ कहते हैं लाओ मुझे ये लेटर्स दे दो, मैं तुम्हारी माँ तक इन्हें पहुँचा दूंगा। एमा उन्हें बताती है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, लेकिन मैं उनकी कब्र में ये लेटर रख देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझसे बात कर रही है। फादर जोसेफ समझ जाते हैं कि एमा की हालत बहुत खराब है। वो वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे से एक साया पार हुआ है। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो एमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि जो एमा इतनी बीमार है वो इतनी तेजी से उनके पीछे से बिस्तर पर कैसे चली गई। लेकिन फिर फादर जोसेफ को ये लगता है कि शायद ये उनकी गलतफहमी है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग चर्च के अंदर एक्सोर्सिज्म की तैयारी कर रहे हैं, और इस चर्च की सुपीरियर सिस्टर, जिनको सब मदर कहते हैं, फादर थियो से बात कर रही है। फादर थियो सबको समझाते हैं कि ये एक्सोर्सिज्म हम सूरज डूबने के बाद करेंगे और इसे तब खत्म करेंगे जब मैं खत्म करने के लिए बोलूंगा। इसके लिए मुझे 4 लोगों की जरूरत है, फादर जोसेफ और उनके अलावा 3 नर्सेस। फादर जोसेफ ये नोट करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, और बाकी की 3 सिस्टर्स मेरी मदद करेगी प्रेयर पढ़ने के लिए। अब हमें पहला एक्सोर्सिज्म दिखाया जाता है, जहां एमा बहुत डरी हुई होती है और फादर जोसेफ नोट लिख रहे होते हैं और बाकी की 4 सिस्टर्स प्रेयर पढ़ रही होती है। लेकिन अचानक एमा तड़पने लगती है और वो तड़पते तड़पते बेहोश हो जाती है। फादर जोसेफ को ये सब बहुत ही अजीब लगता है और उसके बाद फादर थियो आज की रात यहीं पर खत्म करने को कहते हैं। अब आता है दूसरा दिन। फिर वही सब होता है। फादर जोसेफ नोट्स बना रहे होते हैं और फादर थियो और बाकी की 3 सिस्टर्स प्रेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आज एमा की हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि वो बदलती जा रही है। फादर थियो एमा से पूछते हैं तुम कौन हो, क्यों तुम इस बच्ची को परेशान कर रहे हो, अपना नाम बताओ। और अब एमा की आवाज़ बदल जाती है। वो फादर से कहती है अगर दोबारा तुमने प्रेयर पढ़ा तो सबको मार दूंगी। और तभी एमा फादर जोसेफ की तरफ देखती है और कहती है कि माइकल कैसा है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती, तुम भी उसकी तरह मरना चाहोगे क्या। एमा की बात सुनकर फादर जोसेफ हैरान रह जाते हैं। ये मेरे भाई के बारे में कैसे जानती है, क्योंकि फादर जोसेफ ने कभी भी अपने भाई के बारे में एमा को कुछ नहीं बताया होता है। उसके बाद एमा उठती है और उठकर एक सिस्टर, जिसका नाम सिस्टर रोज है, उसके पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है और उसके बालों को पकड़कर खींचना शुरू कर देती है। वहाँ सब लोग सिस्टर रोज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाता। एमा उसके पूरे बाल को जड़ से खींच लेती है। सिस्टर रोज दर्द के मारे तड़पने लगती है और आज का एक्सोर्सिज्म इसी के साथ यहीं खत्म कर दिया जाता है।
इस हादसे के बाद कोई भी एमा के एक्सोर्सिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और अब पूरे चर्च में ये खबर फैल जाती है कि एमा के अंदर एक डीमन है। सिस्टर रोज अभी भी काफी बीमार थी, इसीलिए अब फादर थियो को एक नई सिस्टर की जरूरत है। अब एक्सोर्सिज्म की तीसरी रात आती है। फादर थियो एमा के हाथ पैर बांध देते हैं ताकि एमा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। और अब फादर जोसेफ को भी बहुत अजीब लगने लगता है और वो इन बातों पर अब थोड़ा बहुत यकीन करने लगते हैं। और अब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और इस बार फिर से एमा के अंदर का डीमन बाहर निकल आता है। वो हंसता है और फादर थियो को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ये मेरी है और मैं इसके जिस्म से कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तड़पा तड़पा के खत्म कर दूंगा। फादर थियो को धमकाने के बाद वो फादर जोसेफ की तरफ देखता है और कहता है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर तू अब भी नहीं चाहता कि मैं तेरे भाई की आत्मा को तड़पाऊं तो तू यहाँ से चला जा। यहाँ फादर जोसेफ को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब फादर थियो प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं और एमा का शरीर तड़पने लगता है। एक सिस्टर एमा को रोकने की कोशिश करती है तो वो डीमन इस सिस्टर का हाथ तोड़ देता है और चर्च के सारे लोग बहुत डर जाते हैं और आज का एक्सोर्सिज्म भी यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अब फादर जोसेफ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो फादर थियो के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताइए एमा की कहानी क्या है। अब फादर थियो समझ जाते हैं कि उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। वो फादर जोसेफ को बताते हैं कि एमा के अंदर एक डीमन है और वो उसके अंदर बचपन से है। एक दिन बचपन में खेलते हुए एक डीमन ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और तब मैंने और मेरे साथियों ने उस डीमन को शरीर से बाहर निकाला था। तब हमें ऐसा लगा कि वो शैतान एमा के शरीर से निकल चुका है, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सब उस डीमन की चाल थी। धीरे धीरे एमा ठीक होने लगी और वो डीमन इंतजार करने लगा कि अब वो एमा पर अपना काबू पूरी तरह से पा लेगा। ये एक आखिरी चर्च है जहां एमा की मदद करने के लिए मैं उसे लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एमा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर बचपन में मैं उस डीमन के झांसे में नहीं आता तो शायद आज एमा की हालत खराब नहीं होती। और वो फादर जोसेफ से मदद की भीख मांगते हैं। अब फादर जोसेफ मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं कि आज मेरा दोस्त आने वाला है जो डॉक्टर है, वो पहले उससे कंसल्ट करेंगे। अब डॉक्टर आ जाता है, वो एमा का चेकअप करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और फादर जोसेफ को ये यकीन हो जाता है कि एमा के अंदर कोई डीमन है। और अब हमें एक्सोर्सिज्म का चौथा दिन बताया जाता है, जहाँ पर वो डीमन फादर जोसेफ और फादर थियो एंड बाकी सारी सिस्टर्स को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हें तड़पा के मार दूंगा, जिस वजह से आज का एक्सोर्सिज्म भी खत्म कर दिया जाता है। एक्सोर्सिज्म खत्म करने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। उन्हें डराता है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब धीरे धीरे ये बात फादर सुपीरियर तक भी चली जाती है। फादर जोसेफ से मिलने के लिए फादर सुपीरियर आते हैं। वो फादर जोसेफ को सब कुछ समझाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इसे जल्द से जल्द काबू में कर लो। इस चर्च को लेकर भी लोगों के बीच में डर बैठा जा रहा है, लेकिन अब मदर सुपीरियर ये फैसला करती है कि फादर थियो और एमा यहाँ पर नहीं रहेंगे। वो फादर थियो को एक हफ्ते का वक्त देती है और कहती है कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर एमा के शरीर से उस डीमन को नहीं निकाला तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइएगा। फादर थियो ये बात सुनकर चले जाते हैं, लेकिन फादर जोसेफ को ये बात पसंद नहीं आती। वो मदर सुपीरियर को ये बात समझाते हैं कि एमा को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन मदर सुपीरियर फादर जोसेफ की कोई भी बात नहीं सुनती। और अब हमें 5वें दिन का एक्सोर्सिज्म बताया जाता है, जहाँ पर वो डीमन और भी ताकतवर हो गया है और उसके अपोजिट में एमा कमजोर हो चुकी है। एमा की यह हालत देखकर फादर थियो फादर जोसेफ को ये बताते हैं कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें आज रात एमा के अंदर से उस डीमन को निकालना पड़ेगा, वरना एमा मर जाएगी। फाइनली अब आखिरी एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और फादर थियो सबको बताते हैं कि हम ये एक्सोर्सिज्म तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक वो डीमन एमा के शरीर को छोड़ ना दे। हम बारी बारी करके ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये एक्सोर्सिज्म खत्म नहीं करेंगे। सब तैयार हो जाते हैं। फाइनली एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। हर कोई प्रेयर कर रहा होता है। अब वो डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और भयानक आवाज निकालकर सबको डराने लगता है और धमकी देता है कि अब कोई नहीं बचेगा और सब लोग अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये एक्सोर्सिज्म लगभग 3 घंटे तक चलता रहता है। हर कोई बारी बारी करके ब्रेक लेता है और वो डीमन कभी तड़प रहा है, कभी चिल्लाने लगता है और कभी किसी सिस्टर के रिलेटिव्स का रूप ले लेता है। वो उन सबको बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं
हो पाता। फादर जोसेफ बहुत थक चुके हैं। वो बाहर की तरफ आराम करने के लिए आते हैं और वहाँ अंदर वो डीमन बेहोश हो जाता है। सबको ये लगता है कि वो डीमन एमा के शरीर से निकल चुका है, लेकिन ये उस डीमन की चाल होती है। फाइनली वो सारी रस्सियों को तोड़कर वहाँ से बेसमेंट की तरफ भाग जाता है और बाकी सब उस डीमन के पीछे बेसमेंट में जाते हैं। सबको पता था कि ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर आज उस डीमन को एमा के शरीर से अलग नहीं किया गया तो वो एमा को हमेशा के लिए मार देगा। फादर थियो जोर जोर से प्रेयर पढ़ने लगते हैं और वो शैतान तड़पने लगता है, भयानक आवाज निकालकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से फादर थियो को कमजोर कर देता है। फादर थियो के हाथों से बाइबल भी गिर जाती है। फादर थियो के कमजोर होने के बाद अब वो शैतान एमा को मारकर अपनी दुनिया में ले जाएगा, लेकिन फादर जोसेफ ये सब देख लेते हैं और फादर थियो के बदले वो प्रेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। और फाइनली प्रेयर के बाद वो शैतान एमा के शरीर से निकल जाता है, यानी कि फादर थियो और उनकी टीम एमा को बचाने में कामयाब हो चुकी थी। ये 1928 का एक रियल और खतरनाक एक्सोर्सिज्म था, जिसने एक चर्च तो क्या एक पूरे इलाके को खौफ के साए में ले लिया था। इस एक्सोर्सिज्म के बाद फादर जोसेफ ने ये तय किया कि वो अपनी आने वाली जिंदगी में एमा जैसे और भी लोगों की मदद करेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।